Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 5th of class 11th Political Science. The book name is Political Theory and the name of chapter is Rights, अधिकार। देखिए, एक अच्छा जीवन जीना या एक अच्छी सोसाइटी को बनाने के लिए हम सबको इक्वल वे में अधिकार प्राप्त होना जरूरी है। तो अधिकार क्या होते हैं, वो हमें कैसे मिलते हैं या हम उनको कैसे यूज करते हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। What are rights? A right is essentially an entitlement or a justified claim. Justified claim mean to say कि सबको बराबर और सबको मिलेगा, सबका हक है। It denotes what we are entitled to as a citizen, as individual and as human being. और अधिकार हमें बताते हैं कि हम नागरिक कैसे हैं और नागरिक होंगे कैसे, या इंडिविजुअल्स हमारी अस्तित्व क्या है वो भी तो हमें अधिकार से ही पता चलता है कि भाई मेरे को ये अधिकार प्राप्त है, तो उसी से ही मेरी इंडिविजुअलिटी भी क्या होती है, बिल्डअप होती है। In fact, one of the ground on which rights have been claimed is that they represent condition that we collectively see as a source of self-respect and dignity. और देखो, अधिकारों का जब हम अपने उपयोग करते हैं या हम अधिकारों को यूज करते हैं तो हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होती है, बिल्डअप होती है, उसकी रक्षा होती है और हमारी डिग्निटी की भी क्या होती है, रक्षा होती है। Another ground on which rights have been claimed is that they are necessary for our well-being. और अधिकार जो है वो जरूरी हैं जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और जीवन को बढ़िया बनाने के लिए। अब चाहे वो अधिकार एक व्यक्ति से जुड़े हुए हों, चाहे वो समाज के हर व्यक्ति से जुड़े हों, बेहतर है कि अगर हम अधिकारों को समाज के हर व्यक्ति के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, एक अच्छा समाज बन सकता है। राइट्स हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप देयर टैलेंट। राइट्स मदद करते हैं व्यक्तियों को अपना विकास करने में, क्योंकि राइट्स से ही लोगों को पता चलता है कि वो किस दिशा में या किस तरह के एक्शंस कर सकते हैं। वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम? तो राइट्स आते कहां से हैं, लेट अस सी। इन द 17th and 18th century, political theorists argued that rights are given to us by nature or God. तो 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते थे या पॉलिटिकल थ्योरी देने वाले जो महान लोग होते थे, उन्होंने कहा कि भाई जो अधिकार हैं वो व्यक्ति को भगवान की तरफ से मिले हैं, प्रकृति की तरफ से मिले हैं। विच मीन्स, जिसका मतलब है राइट्स वर नॉट कन्फियर्ड बाय अ रूलर। जिसका मतलब है कि राइट्स किसी राजा के द्वारा या किसी शासक के द्वारा नहीं दिए गए या किसी समाज के द्वारा नहीं दिए गए, और या फिर जन्म से ही हमें नहीं मिले। मतलब मीटू से कि मैं उस सोसाइटी में पैदा हुआ तो मेरे वो अधिकार हैं, वो वाला सिस्टम नहीं। उन्होंने क्या कहा कि भाई राइट्स जो हैं वो तो हमें गॉड देते हैं और गॉड ने हम सबको इक्वल राइट्स दिए हैं। In recent years, the term human right is being used more than the term natural right. Natural right की जगह हम किस शब्द को यूज करते हैं, human right को। Natural right का मतलब जो प्रकृति के द्वारा मिले गए, और human rights का मतलब जो इंसानों ने खुद निर्मित करे और एक दूसरे के लिए डिसाइड करे, बेसिकली शासक ने डिसाइड करे। Because the idea of there being a natural law or a set of norms that are laid down for us by nature or God appears unacceptable today. पर आज के दौर में आप देख लो, जैसे नेचुरल लॉ ये है कि भाई वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग और हम सब भगवान के बच्चे हैं, बट फिर भी आपको दुनिया भर में बहुत तरह का डिस्क्रिमिनेशन लोगों के बीच में, समुदायों के बीच में दिख जाएगा आपस में। और आप देख लो करंट सिनेरियो में भी बहुत से इश्यूज हैं, या हमारे नेबर के साथ या हमारे रिलेशन को देख लो पाकिस्तान के साथ, तो वो सब चीजें। तो कहने का मतलब है कि आज के दौर में अगर हम नेचुरल राइट्स को एक्सेप्ट करने जाएंगे तो समझ वो एक मतलब कि अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन है, जिसको में हम नेचुरल राइट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। राइट्स आर increasingly seen as guarantees that human beings themselves seek or arrive at in order to lead a minimally good life. और अधिकार एक व्यक्ति को इसलिए दिए जाते हैं ताकि उसका जीवन बढ़िया बीत सके और उसका जीवन बेहतर हो सके। दिस कंसेप्शन ऑफ अ फ्री एंड इक्वल सेल्फ इज इंक्रीजिंगली, फ्री और इक्वल का मतलब सबको मिलेगा, बराबर अधिकार मिलेगा, इंक्रीजिंगली, और ये बढ़ रहा है, बीइंग यूज्ड टू चैलेंज एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज। और जब लोग अधिकारों की बात करते हैं और इक्वल वे में देने की बात करते हैं अधिकारों को, तो जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जो इनइक्वालिटीज होती है, उनको फिर क्या होती है, वो चीजें चैलेंज होती है और उनको फिर समाज के अंदर से खत्म किया जाता है। इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को, जो रेस,
कलर के बेस पे, कास्ट, रिलीजियन या जेंडर के बेस पे। तभी तो भारत के संविधान में आर्टिकल 15 डाला गया, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब चीजें। ये आप देख लो आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आप आर्टिकल 17 पे चले जाओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये सब अधिकार जो संविधान के अंदर डाले गए हैं, ये किस लिए डाले गए हैं? ताकि एक बेहतर समाज और एक इक्वल समाज प्रमोट बनाया जा सके। The nation of universal human rights has been used by oppressed people all over the world. यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, अच्छा देखो, एक ह्यूमन राइट्स के लिए संस्था भी काम करती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके बारे में आप जरूर पढ़ना। तो जो अधिकार है, ह्यूमन राइट्स हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, जैसे राइट टू लाइफ, दैट इज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, सबको मिलना चाहिए जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, याद रखना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जो ओप्रेस्ड है, जो डिप्राइव्ड है, वो इस चीज की मांग करता है और उसका हक भी है भाई, उसको डिप्राइव रखा गया सोसाइटी के अंदर, तो वो तो अपने अधिकार मांगेगा। To challenge laws which segregate them and deny them equal opportunities and right, जिस व्यक्ति के अधिकार उससे लिए जाएंगे या उसको छीन लिए जाएंगे या उसको नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो तो आवाज उठाएगा, ठीक है ना। The list of human rights which people have claimed has expanded over the years, और जो मानव अधिकार हैं वो हाल फिलहाल ईयर्स में क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, क्योंकि सोसाइटीज भी क्या हो रही है? बदल रही है, और नए नए सोसाइटीज को थ्रेट्स या सोसाइटी के सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसे में अधिकारों की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे पीपल आर वेरी कॉन्शियस टुडे ऑफ द नीड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। आज हमें पता है कि भाई प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन मानव इतनी तेजी से कर रहा है जितनी तेजी से वो बन नहीं पा रहे हैं, मतलब कि रेट ऑफ यूज ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, और मदर नेचर ने जो हमें गुड्स या रिसोर्सेज दिए हैं वो तो लिमिटेड क्वांटिटी में है ना। नेचुरल एनवायरनमेंट एंड दिस हैज जनरेटेड डिमांड, तो अब ये जरूरत है आज के वक्त की, भाई नेचर को प्रोटेक्ट करना है, अगर हेल्दी जीवन जीना है, तो इससे क्या एक सामने अधिकार आया निकल के, लोगों ने मांग करी, राइट टू क्लीन एयर। और ये राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की भी। इसके लिए तो भारत सरकार में नेशनल पोल्यूशन सेंट्रल पोल्यूशन कमीशन बोर्ड भी बनाया गया था 1980s में, और आई थिंक 2010 के आसपास एनजीटी भी बनाई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दिल्ली के अंदर। तो इस तरह से गवर्नमेंट भी इन चीजों को समझ रही है कि हाँ भाई ये चीजें आज के वक्त में जरूरी है। और जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, देखो ये वर्ड यहाँ पे इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का या किसी भी संसाधन का इस तरह से यूज करेंगे कि आने वाली जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेज बच सके और फ्यूचर जनरेशंस की नीड भी क्या हो सके? पूरी हो सके। लीगल राइट्स एंड द स्टेट, A bill of rights is enshrined in the constitution of many countries. लीगल राइट्स आप जानते हैं हमारे यहाँ संविधान के अंदर लिखे गए हैं सारे अधिकार जो लोगों को प्राप्त हैं, आर्टिकल 12 से ले लीजिए और आर्टिकल 35 तक है, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूँ, जो 6 है, जब संविधान बना था उस टाइम 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी जो था पहले फंडामेंटल राइट था 7वां, पर उसको 44वां संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत फंडामेंटल राइट की सूची से हटाकर किस में डाल दिया था? लीगल राइट की लिस्ट में। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलिए मैं आपको एक वर्क देता हूँ, अब आप ये पता कीजिएगा कि वो इस वक्त कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। The rights mentioned in the constitution would be those which are considered to be the basic importance. हर व्यक्ति को मिलेगा और जरूरी मिलेगा। जैसे आर्टिकल 24 के अंदर बताया गया है कि भाई 6 से 14 साल से कम बच्चों के से मतलब कि वो नहीं करवा सकते फैक्ट्रीज में काम, ये बढ़िया राइट है। या आर्टिकल 21 के में राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल तक के बच्चों को मैंडेटरी एजुकेशन। या आर्टिकल 23 देख लो आप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करता है। या अपना 25 से 28 देख लो, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है। या फिर 32 को देख लो, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तो इतने सारे अधिकार हम लोगों को किस लिए दिए गए हैं? ताकि हम लोग अपना जीवन बेहतर जी सके। इन सम केसेस दीज मे बी सप्लीमेंटेड बाय क्लेम्स विच गेन इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर हिस्ट्री एंड कस्टम ऑफ अ कंट्री, और इतिहास से भी जुड़े हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है जो आर्टिकल 17 में,
इतिहास में एक वर्ग के साथ, जिनको हम SC STs कहते हैं, उनके साथ ये चीज होती थी, उनको डिप्राइव किया जाता था। इसीलिए संविधान के अंदर ये अधिकार दिया गया, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ताकि तो ये आर्टिकल किस पे बेस हो गया? हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री और कस्टम से भी जुड़े हुए होते हैं आर्टिकल। जैसे आर्टिकल 29-30 देख लो, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज है, तो वो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है। द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अवर क्लेम्स आर सो इम्पोर्टेंट। संविधान में इनको डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि इनका कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। और देखो, हमें पता है संविधान का इंटरप्रिटेटर हम किसको कहते हैं? न्यायपालिका को, जुडिशियल व्यवस्था को। तो अगर किसी व्यक्ति के अधिकार उससे एक्सप्लॉइट किए जाएंगे, उससे छीने जाएंगे, तो फिर हम कहाँ अप्रोच करेंगे? अच्छा देखो, एक क्वेश्चन और यहाँ से निकल के आ रहा सामने। अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो वो व्यक्ति डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। ठीक है ना? राइट, आर्टिकल 32 में बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में। याद रखना, 5 तरह की रीट है: हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सिटरेरी, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन। ठीक है, तो ये आप चीज याद रखना। However, in most cases the claimed are directed toward the state। तो अधिकतर जो एक व्यक्ति का जब अधिकार उससे छीना जाता है, तो हम किससे गुहार लगाते हैं? सरकार से या फिर न्यायपालिका से। दैट इज थ्रू दीज राइट पीपल मेक डिमांड्स। तो डिमांड करेगा कि भाई मेरे को ये मेरा अधिकार, तो मेरे से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मेरे से ये अधिकार छीना गया है। दस राइट प्लेस एन ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन सर्टेन काइंड्स ऑफ वेज। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने किसानों का जो रिवोल्यूशन मूवमेंट था, ये अभी आपके सामने बेस्ट एग्जाम्पल है। उनको प्रॉब्लम हुई, उनके अधिकार, उनको ऐसा लगा कि एक्सप्लॉइट हुए, तो उन्होंने किससे मांग करी? सरकार से मांग करी, न्यायपालिका से मांग करी, और देखिए उनको जस्टिस मिला। तो वो चीज, राइट्स नॉट ओनली इंडिकेट व्हाट द स्टेट मस्ट डू। अधिकारों का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ राज्य की ये जिम्मेदारी है कि भाई ये करना ही करना है। These also suggest what the state must refrain from doing। और ये भी बताता है कि राज्य मतलब सरकार क्या नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 के अंदर, 6 तरह की आजादी है। फ्रीडम टू प्रोफेशन है, फ्रीडम टू रिसाइड इन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन है। तो अब राज्य का मतलब सरकार से समझिएगा। अब राज्य इसको एसोसिएशन बनाने से रोक नहीं सकता। पर यह भी आप एक बात याद रखिएगा, हर फंडामेंटल राइट के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को उस हद तक यूज कर सकते हैं जब तक आप दूसरों के ना एक्सप्लॉइट करें। अगर कहीं पे भी दूसरे का फंडामेंटल राइट कोई एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो आप फिर जो लीगल प्रावधान है वो होंगे। Our rights ensure that the authority of the state is exercised without violating the sanctity of individual life and liberty। और हमारा अधिकार ये कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 याद रखना। तो हमारा अधिकार ये कहता है कि जो राज्य होगा वो इस तरह से काम करेगा कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। देखो कितनी बढ़िया बात है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह है भी। हमारा संविधान सही मायने में, मैं आपको बताऊं, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। हमने हर देश से लगभग अच्छी चीजें अब जो दूसरे देशों के संविधान में थी, वो अपने संविधान में डाली गई हैं हमारे यहाँ। काइंड्स ऑफ राइट्स, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पहली मीटिंग किस दिन हुई थी? वो तारीख क्या थी और ईयर क्या था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फॉर्मेशन तो चलो मैं आपको बता रहा हूँ, 6 दिसंबर 1946 है। पहली मीटिंग कब हुई थी वो बताना। काइंड्स ऑफ राइट, देखो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं भी पता, आप ढूंढोगे तो आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। और कल को अगर आप किसी कंपटीशन में बैठते हो, तो हाँ आपको पता होगा कि हाँ मैंने ये वहां पढ़ा था। तो अगर आपसे बीच में कोई क्वेश्चन कहा जाए और आपको नहीं पता, तो आप उसे जरूर ढूंढिए, इससे ज्ञान बढ़ता है। तो काइंड्स ऑफ राइट, अब अधिकार कैसे होते हैं? तो पहले पॉलिटिकल राइट, राजनीतिक अधिकार, राइट टू वोट, और हाँ हम चाहे तो इलेक्शन के अंदर खड़े भी हो सकते हैं। ठीक है ना? Political rights give to the citizen the right to equality before law। आर्टिकल 14 की बात कर रहा है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। एंड द राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, और हर व्यक्ति न्याय के समक्ष बराबर है और सबको पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का इक्वल हक है। जाहिर सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, एक सांसद बनने के लिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, राज्यसभा के लिए तो 30 साल है, लोकसभा के लिए 25 साल उम्र है। अब अगर मैं 25 साल पूरी कर लेता हूं, और अगर कोई और व्यक्ति इलेक्शन के अंदर खड़ा है और वो 25 साल पूरी कर लेता है, वो खड़ा हो सकता है। तो अगर मेरी उम्र 25 साल है, तो मैं भी खड़ा हो सकता हूँ, जो मिनिमम कंडीशंस हैं उन्हें पूरा करता हूँ। ठीक है ना? तो ये चीज है, मतलब कहने का है हर व्यक्ति इक्वल है।
जैसे दे इंक्लूड सच राइट एज राइट टू वोट, ये आपके सामने एग्जांपल, मैंने अपना पॉलिटिकल राइट यूज किया, देखिए, तो ये इसका एग्जांपल है। दे इंक्लूड सच राइट एज राइट टू वोट, हर व्यक्ति को जो भी मिनिमम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आप जानते हैं हमारे यहाँ है, 18 ईयर्स की एज पूरी जो भी कर ले वो उसको वोट डालने का अधिकार है, ठीक है ना। और बेसिकली बस वो है कि अनसाउंड माइंड ना हो, कहने का मतलब ये है। और आप जानते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी तरीके का, जेंडर, रेस, कास्ट, इस पे कोई नहीं है। 18 साल उम्र पूरी हुई, आप अगर एलिजिबल वोटर हैं बनने के लिए तो अप्लाई कीजिए, मिलेगा वोट का अधिकार। तो राइट टू वोट एंड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, और मुझे अधिकार है रिप्रेजेंटेटिव्स को भी चुनने का। द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, और अगर मैं चाहूं तो मैं एज अ कैंडिडेट भी इलेक्शन के अंदर खड़ा हो सकता हूं। द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, और मुझे हक भी है पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का, बनाना चाहूँ। चलिए एक क्वेश्चन हो रहा आपके लिए, अब बताइएगा कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं एज पर इलेक्शन कमीशन डाटा? मोर देन 2600। अब आप कहेंगे 2600, एक बार सर्च करना, आपके सामने आएगा ये डाटा। ये फ्रीडम है भाई, हमारे देश में अधिकार है। पॉलिटिकल राइट आर सप्लीमेंटेड बाय सिविल लिबर्टीज। अब देखो, राजनीतिक अधिकार मिल गया, उसके साथ साथ हमें समाज के अंदर भी जीवन जीने की स्वतंत्रता है। सिविल लिबर्टीज में आ गया, जैसे आर्टिकल अपना 21 के अंदर जो आजादी दी गई है ना, 34 तरह की आजादी है आई थिंक। एक सेकंड में आपको बताता हूँ, मैंने लिख रखी है नोटबुक में, बस एक सेकंड रुकिए। देखिए, सॉरी, थोड़ा सा ना अगर कैमरा मूव ऑन करे या नोटबुक मूव ऑन करे तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि अभी हम लर्नर ही हैं। जैसे आर्टिकल 21 है, अब देखो इसके अंदर यहां से आजादी शुरू हो जाती है, जो संविधान के अंदर मेंशन है 15, और ये देखिए, तो दीज आर द सिविल राइट्स टू प्रोवाइडेड टू अस, 34 तरह की, ठीक है। आर्टिकल 21 के में राइट टू एजुकेशन मैंने आपको बताया। देखिए, मैं आपको एक अगर एडवाइस दूं एज अ टीचर भी और एज अ वेल विशर भी, कम से कम रोजाना 5 नए आर्टिकल, रोज 5 नहीं कर सकते 3 कर लो, जरूर याद करना, जरूर। उससे क्या होगा, जब आपने इस सब्जेक्ट को लिया है तो अपनी पॉलिटिकल नॉलेज तो आपको बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो आप जरूर करना, आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ गए थे हम, सिविल लिबर्टीज से आप समझ गए। कलेक्टिवली सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल राइट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखिए, अगर व्यक्ति स्वतंत्र है तभी हम लोकतंत्र भी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता ही लोकतंत्र में पहला स्टेप है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है भाई, मेरा अधिकार है मैं किसी को भी वोट दूं, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे यहाँ है चुनने का, जनता स्वतंत्र है। आगे बढ़ते हैं। Political right protects the well-being of the individual by making the government accountable to the people. अब जो राजनीतिक अधिकार है, देखो वो जनता का भला कैसे करते हैं। जो सरकार या जो जनता ने चुन के भेजे हैं रिप्रेजेंटेटिव, अगर स्टेट असेंबली की बात करोगे तो विधायक, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर पार्लियामेंट की बात करोगे तो मेंबर ऑफ लोकसभा या लोअर हाउस के मेंबर कह लो आप। तो कहने का मतलब है कि अगर वो लोग हमारे तरफ हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं संसद या विधानसभा के अंदर, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी है हमारे प्रति कि अगर जो वो काम करेंगे उसके लिए वो जवाबदेही देंगे, मतलब उनका जवाबदेही बनती है। बाय गिविंग ग्रेटर इंपोर्टेंस टू द कंसर्न ऑफ इंडिविजुअल ओवर दैट ऑफ द रूलर, और वो जनता के लिए काम करेंगे, ये नहीं कि अपने लिए काम करेंगे। एंड बाय इंश्योरिंग दैट ऑल पर्सन हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, और हर व्यक्ति को बराबर का हक मिले पॉलिटिकल गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने का, ये पक्का करना भी उनकी जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल राइट समझ आया, उम्मीद है आपको। अब समझते हैं आर्थिक अधिकार। इसे आर्टिकल 16 से भी कोरिलेट कर लेना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से, और आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन से भी कोरिलेट कर लेना। पैसे की बात है तो इन दोनों चीजों से ही आता है। जैसे बेसिक नीड है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ आर असेंशियल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक राइट, और ये हमारे यहाँ दिए गए हैं लोगों को। जैसे क्लोथिंग आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का है, जो मन में आए पहन सकते हैं। दूसरे फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट नाउ, फूड, ये भी है। देखिए, कोई भी अधिकार मिला है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन शब्द मैंने आपको बता दिया, उसके साथ है, ये याद रखना। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज आर बीइंग टू प्रोवाइड इकोनॉमिक राइट्स। लोकतांत्रिक
समाज या लोकतांत्रिक सरकार की पहली जिम्मेदारी यही है कि सबको आर्थिक अधिकार बराबर वे में मिले। In some countries, citizen, particularly those with low income, receive housing and medical facilities. इंडिया में भी मिलती है, आप जानते हैं, जैसे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना थी अभी पुअर लोगों को, ताकि क्या दिया जा सके, घर। और अगर आप बात करोगे मेडिकल फैसिलिटी की, तो आयुष्मान भारत जैसी स्कीम भारत सरकार चलाती है, या सुपोषित माह अभियान, ताकि लोगों को हम मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छी दे सकें फ्रॉम द स्टेट। इन अदर अनएम्प्लॉयड पर्सन, और जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, रिसीव अ सर्टेन मिनिमम वेज, उनको बेरोजगारी भत्ते की भी प्रावधान है। सो दे कैन, ताकि वो अपनी कम से कम बेसिक जरूरतें तो पूरी कर ही ले। इन इंडिया द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। किसकी बात कर रहे हैं आप बताना? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसमें 100 डे का एश्योरेंस है वर्क का। अमंग अदर मेजर्स टू हेल्प द पुअर। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन, इस बजट में जो अभी पेश हुआ है, एमजी नरेगा में कितने % बजट को एमजी नरेगा के कट आउट किया गया? आप एक बार जरूर सर्च करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो अब से बाद में देखेंगे इस वीडियो को, आने 1-2 साल बाद भी, तो वो भी इस चीज पे समझिएगा कि, क्योंकि देखो जब आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में, मेंस के एग्जाम के जब आंसर लिखोगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आते हैं, पूछता है कि इससे क्या प्रभाव होंगे। तो अगर आप अभी से अपना एक वाइडर व्यू बनाने की कोशिश करोगे, सोचने की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करोगे। कल्चरल राइट्स ये भी है हमारे यहाँ, जानते हैं आप, आर्टिकल 29-30 माइनॉरिटीज के लिए, और अपना 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, वी ऑल आर, सबके पास है। मोर एंड मोर डेमोक्रेसीज आर रिकॉग्नाइजिंग द कल्चरल क्लेम्स ऑफ देयर सिटीजन। भाई सबको सांस्कृतिक अधिकार उनके मिले, उनका पहनावा, उनकी संस्कृति जो फॉलो अप करना चाहते हैं, जो वो भाषा बोलने चाहते हैं। द राइट्स टू हैव प्राइमरी एजुकेशन, आर्टिकल 21 का पार्ट ए, प्राइमरी एजुकेशन दी ना 6 से 14 साल, इन मदर टंग। द राइट टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर टीचिंग वंस लैंग्वेज एंड कल्चर, आर्टिकल किसकी बात कर रहा है? चलिए बताना 29 या 30 में से कौन सा है। आर टूडे रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग नेसेसरी फॉर लीडिंग अ गुड लाइफ, बढ़िया जीवन जीने के लिए जरूरी है, जानते हैं। अब देखो अधिकार तो मिल गए, जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे जिम्मेदारी भी है भाई, और वो हमारी कितनी है? फंडामेंटल ड्यूटीज 11। चलिए एक क्वेश्चन और, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से देश से ली, और फंडामेंटल राइट्स कौन से देश से ली? कमेंट बॉक्स में बताना। राइट्स नॉट ओनली प्लेस ऑब्लिगेशन, देखो राइट्स अधिकार तो मिल गया, ऑब्लिगेशंस भी हैं उसके साथ कि भाई सही से यूज अप करना है, एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके नहीं करना यूज। अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन अ सर्टेन वे बाय दे आल्सो प्लेस ऑब्लिगेशन अपॉन ईच ऑफ अस। तो अगर राज्य के ऊपर हमने अंकुश लगाया है अधिकारों के जरिए कि राज्य मतलब सरकार कभी भी लोगों के अधिकारों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगी, तो लोगों पे भी अंकुश है। अब अंकुश शब्द का मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे। फर्स्टली दे compel us to think not just of our own personal need and interest but to defend something as being good for all of us। तो देखो अगर मेरे को अधिकार मिला है तो मैं सिर्फ अपने बारे में ना सोचूं, मैं एक इस तरह की सोच को डेवलप करूं। अच्छा देखो फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11 है उसमें से एक जिम्मेदारी ये भी है, साइंटिफिक टेम्पर, सोच बिल्डअप करूंगा, साइंटिफिक टेम्पर पढ़ना मिलेगा आपको वहां पे। तो उसके अंदर यह है कि सिर्फ अपने बारे में नहीं, समाज के बारे में भी सोचूंगा, ताकि सबका भला हो, किसी का नुकसान ना हो, कि मेरा अपने फायदे की वजह से किसी समाज में किसी और का नुकसान हो गया, किसी और के फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हो गए, ऐसा ना हो। सेकेंडली दे रिक्वायर दैट एन इंडिविजुअल रेस्पेक्ट, देखो आगे ना बात, कि अपने अधिकारों को यूज कर रहे हो पर दूसरों के अधिकारों की भी रेस्पेक्ट करना। इवन इंडिविजुअल से दैट आई मस्ट बी गिवन द राइट टू एक्सप्रेस माई व्यूज, अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि मेरे को मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले, आर्टिकल 19 का पार्ट 1 दे रखा है हमारे यहाँ। पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोलना चाह रहा है तो वो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 व्यक्ति हैं एक्स और वाई। एक्स कह रहा है कि मेरे को भाई बोलने का अधिकार होना चाहिए, जो मैं सोचता हूं उसे बोलने के लिए मैं स्वतंत्र हूं।
अब यहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, वो उस लिमिट तक बोल सकता है जब तक दूसरे के अधिकार एक्सप्लॉइट ना हो। मतलब कि कहने का है कि वो ऐसा नहीं बोल सकता कि किसी और के अधिकार वो कर दे, मतलब एक्सप्लॉइट कर दे, हनन कर दे। तो वो कह रहा है कि मेरे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, चलो भाई है उसको, पर उस वाई को भी वो ही अधिकार हैं जो एक्स को हैं, और एक्स को वाई के अधिकारों की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी और वाई को एक्स की करनी पड़ेगी। Thirdly, we must balance our rights when they come into conflict. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरा अधिकार है, मैं चाह रहा हूं कि मैं ये चीज करूं, और समाज के किसी वर्ग को या किसी और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो आप जानते हैं कहाँ अप्रोच कर सकता है? डायरेक्ट जुडिशियल सिस्टम में हमारे यहाँ। फोर्थली, सिटीजन मस्ट बी विजिलेंट अबाउट लिमिटेशन, और सिटीजन्स को अपने माइंड में रखना चाहिए कि भाई देखो, मेरे को जो अधिकार मिला उसके साथ लिमिटेशन भी है, और मुझे दायरे के अंदर रहकर अपने अधिकारों को यूज करना है, दायरे से बाहर नहीं जाना है। A currently debate topic concerned the increased restrictions which many government are imposing on the civil liberties. भारत इस मामले में बहुत बढ़िया है, हमारे यहाँ सिविल लिबर्टीज पे इतनी रोक टोक नहीं है, पर दुनिया भर के देशों में बहुत सारी, जैसे आप नॉर्थ कोरिया है, चाइना, जो कम्युनिज्म को फॉलो अप करते हैं, या जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था सही से इम्प्लीमेंट नहीं है, वहाँ सिविल लिबर्टीज पे बहुत रोक टोक है। पर इंडिया इस मामले में बहुत बढ़िया है। इवन दो राइट्स कैन नेवर बी एब्सोल्यूट। अब देखो, राइट एब्सोल्यूट तो हो ही नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट बना दिया फिर एक आदमी अपने अधिकारों को यूज करते वक्त दूसरे की परवाह ही नहीं करेगा। वी नीड टू बी विजिलेंट, हमें शांत भी होना और समझदार भी बनना है कि भाई मेरे को अधिकार मिला है तो सामने वाले को भी मिला है अधिकार, और मुझे अपने अधिकारों का ऐसे उपयोग करना कि किसी और के अधिकार एक्सप्लॉइट ना हो। और जब मैं इस तरह की सोच रखूंगा माइंड में कि मैं, मेरे अधिकार हैं और सामने वाले के भी अधिकार हैं, दोनों अपने अधिकार सही से यूज कर पाए, तभी लोकतांत्रिक सोसाइटी या लोकतांत्रिक समाज स्थापित हो जाएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर पे जो जो आप पॉइंट्स इसमें मैंने बताया, आप उसको फर्दर एक्सपेंड करके सोचिएगा, बहुत बढ़िया नॉलेज का लेवल आपका बिल्डअप होगा। एक चीज। दूसरी चीज, स्टूडेंट, अगर लर्नर्स, अगर किसी पॉइंट की वजह से आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भी भावना को हर्ट करने की। चीज़ें आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखी हैं, बस जस्ट मैंने आपको एक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। बाकी मेरी वेल विशेज़ आपके साथ हमेशा है। आप खूब मेहनत कीजिए, खूब नाम कमाइए जीवन में, इस देश के लिए अच्छा कीजिए, इस सोसाइटी को अच्छा बनाइए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कीजिए, कराइए, और स्वास्थ्य भी बना के रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, स्वस्थ रहिए, खूब मेहनत कीजिएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर देना। मोटिवेशन मिलता है, ग्रो होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।